गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल उन्होंने क्या पढ़ा, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे प्यूरिफाई कर पाते हैं, तो इम्प्योर जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं, उसमें से ट्रू सॉल्यूशन या क्रिस्टोइड कर लीजिए आप, सॉल्वेंट या सोल्यूबल जो इम्प्योरिटीज हैं उनको कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उसके मेथड्स हमने पढ़े थे। डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये पढ़ा था हमने। उसके बाद में नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, यहां से हमने स्टार्ट किया आर्टिकल। यहाँ तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो है आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से देखिए कैसे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी? एलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जो सॉल्यूशन यूनिट में हमने पढ़ी। क्या थी वो? कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज which depend on the number of particles and independent to the nature of particles, जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर या मोल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। नेचर ऑफ पार्टिकल से वो इंडिपेंडेंट है। नेचर क्या है पार्टिकल्स का, इससे कोई मतलब नहीं। कितने नंबर है पार्टिकल्स के, इससे मतलब है उन्हें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी होगी किसकी? कोलाइडल सॉल्यूशन की। कि मान लीजिए कोलाइडल सॉल्यूशन का हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना पड़ा, और जो दूसरे वो सॉल्यूशन थे उनका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना पड़ा। दूसरे सॉल्यूशन कौन सी? ट्रू सॉल्यूशन है। तो ट्रू सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप्रेस होगा, और किसका कोलाइडल सॉल्यूशन का कितना, या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर कह लीजिए। ट्रू सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होगा और कोलाइडल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होगा, मतलब एक ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से समझ लीजिए चीजें। तो कैसे होंगे वो कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स? कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है, कोलाइडल पार्टिकल जो है आर बिगर इन साइज, साइज में बड़े होते हैं। क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, कोलाइडल का 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच। एंड हेंस मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स आर बिगर इन साइज एंड हेंस एग्रीगेट्स। बड़े साइज में है तो एग्रीगेट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। एक दूसरे के साथ जुड़ के उनकी संख्या, उनके नंबर कम होंगे या ज्यादा? कम होंगे, ऑब्वियसली कम होंगे। पार्टिकल्स अलग अलग है तो उनके नंबर ज्यादा है, लेकिन जो साइज में बड़े हैं वो एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, क्लस्टर्स। तो उनके नंबर क्या होंगे? उनके नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि वो एग्रीगेट्स हो रहे हैं, प्रिसिपिटेट्स हो रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता ना कोलाइडल सॉल्यूशन जो हो, तो कम हो रहे हैं उनके नंबर जो है। तो स्मॉलर द नंबर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल के जितने नंबर कम होंगे, the value of colligative property is also smaller. Lower is the colligative property, lower is the value of colligative property. जितने कोलाइडल पार्टिकल्स कम है उतने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम है। ये चीज आपके पास किससे? देन ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन के लिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वैल्यू उसकी ज्यादा होगी, जबकि कोलाइडल के लिए कम होगी, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, वो ज्यादा मॉलिक्यूलर मास के पार्टिकल होते हैं, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उनके नंबर कितने होंगे? कम होंगे। एवरेज नंबर गिने जाएंगे उनके, कम नंबर गिने जाएंगे उनके, क्योंकि वो एग्रीगेट्स और एक दूसरे का जुड़ रहे हैं, तो उनके नंबर कम हो जाएंगे। तो कोलाइडल पार्टिकल जितने कम, मतलब जितने कम पार्टिकल उतना ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम। तो इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ना उसकी लेस वैल्यू होगी, लो वैल्यू होगी फॉर कोलाइडल सॉल्यूशन देन ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन की बजाय कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कम होगी ड्यू टू स्मॉलर नंबर, कम नंबर की वजह से, लोअर नंबर, कम नंबर की वजह से। किसके कम नंबर? कोलाइडल पार्टिकल के कम नंबर की वजह से। ये है आपके पास। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए, किसके बजाय? ट्रू सॉल्यूशन के बजाय। क्यों रीजन था ये भी बता दिया मैंने। दूसरा आपके पास टिंडल इफेक्ट।
टिंडल इफेक्ट। याद करिए 9th क्लास में पढ़ा था आपने इसे, 9th क्लास में पढ़ा था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, scattering of light by the colloidal particle present in a colloidal solution is known as Tyndall effect। colloidal particles का लाइट को स्कैटर कर देना, colloidal particle का लाइट को स्कैटर कर देना, और colloidal particle किसमें प्रेजेंट होता है? colloidal solution में। इसे क्या कहते हैं हम? Tyndall effect। Tyndall effect कैसे? इसका एग्जांपल क्या होता है कि किसी रूम में से कोई रोशनदान वगैरह है, ठीक है, उस रोशनदान से क्या आ रहा है? लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है तो क्या होगा? वहां से जो लाइट आ रही है उसी के अंदर जो कोन होगा आपके पास, टिंडल कोन होना जरूरी है। टिंडल कोन यदि सीधा होगा तो उसमें नहीं दिखाई देता हमें, कोन होना जरूरी है। कोन, कोन ऐसे कोन होना जरूरी वहां, तो टिंडल कोन में क्या दिखाई देंगे हमें? कोलाइडल पार्टिकल्स दिखाई देंगे। मतलब जो पाथ है किसका? लाइट का, उसको विजिबल बना देते हैं कौन? कोलाइडल पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि लाइट को स्कैटर करके, लाइट को स्कैटर करके। तो ये आपने देखा होगा, जंगल में देखा होगा, जो कैनोपी ऑफ ट्री है वहां देखा होगा आपने, टिंडल जो कोन बनता है वहां क्या दिखाई देता है? लाइट जो है उसका पाथ विजिबल हो जाता है और हमें कोलाइडल पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, जबकि बाकी जगह पर नहीं दिखाई देते। होते तो वो वहां भी है लेकिन वहां लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, scattering of light by the colloidal particle, by the colloidal particle present in a colloidal solution, present in a colloidal solution is known as Tyndall effect। इसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट कैसे होगा ये आपके पास यहाँ कोई लाइट का सोर्स है, यहां से लाइट निकल रही है, यहां से यहां आपके पास कोई टिंडल कोन है आपके पास, यहाँ के आपके पास कोई टिंडल कोन, तो यहां से लाइट जो है ना वो जा रही है, इसके अंदर जो है वो जाएगा, टिंडल कोन जो है ना बनता है यहां से, ठीक है, तो थोड़ा सा फैला रहता है और यहाँ वो क्या है आपके पास? कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में ये कोलाइडल सॉल्यूशन है यहाँ, तो मान लीजिए यहां से क्या किया जाता है? लाइट को स्कैटर किया जाता है, यहां से ऐसे लाइट को स्कैटर किया जाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन। ये आपको क्या लेना है? यहाँ कोई टिंडल जो है ना कोन बनेगा, यहाँ टिंडल कोन जो है ना वो बनेगा यहां से ऐसे, ये ऐसे, और ये ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, और जो ये जा रही है फिर उसके बाद में यहां से जो भी ये होगा आपके पास क्या? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इसमें क्या बनता है? टिंडल कोन बनता है, ये याद रखें, टिंडल कोन बनता है। कोन मतलब सीधा स्ट्रेट नहीं होगा, देखो उसमें से हमारे रोशनदान में से, खिड़की में से इस तरह का कोन, इस तरह का टाइप होगा। ये नहीं कि वो चीजें ये ऐसे सीधी है, ठीक है। पहले क्या होता है? टिंडल कोन, तो टिंडल कोन जो है वो वहां होना जरूरी है। ये है आपके पास। उसके बाद में ये था आपके पास टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन ए कोलाइडल सॉल्यूशन, ये होगा टिंडल इफेक्ट। उसके बाद में क्या आपके पास? कंडीशंस। क्या कंडीशन होंगी किसकी? टिंडल इफेक्ट की कंडीशन, कि टिंडल इफेक्ट जो है ना वहां होगा, तो कंडीशन क्या कंडीशन है? और पहला कंडीशन है क्या है? तो पहला कंडीशन the diameter of the dispersed particle, the diameter of the dispersed particle is not much smaller than the wavelength of light used, than the wavelength of light used। कि जो डायामीटर है, the diameter of dispersed particle जो है उसका डायामीटर is not much smaller than the wavelength of light used, क्या चीज है?
कि जो डायमीटर है ना किसका, डिस्पर्स्ड पार्टिकल का, जो इस लाइट को स्कैटर करते हैं पार्टिकल्स, उनका डायमीटर ज्यादा कम नहीं होना चाहिए किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ये जो लाइट का सोर्स में रखा है, तो इस लाइट की क्या वेवलेंथ है, उससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए क्या, उसका डायमीटर डिस्पर्स्ड पार्टिकल का, नहीं तो वो क्या नहीं करेंगे, लाइट को स्कैटर ही नहीं करेंगे, वो क्या नहीं करेंगे, लाइट को स्कैटर ही नहीं करेंगे। ये कंडीशन है टिंडल इफेक्ट के लिए कि डिस्पर्स्ड पार्टिकल का जो डायमीटर है वो लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। एक बात, दूसरी चीज, द डिफरेंस बिटवीन द refractive indexes of dispersed phase and of the particle of dispersed phase and dispersion medium are so large कि जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का डिफरेंस है, किस के, डिस्पर्स्ड पार्टिकल का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें ज्यादा अंतर होना चाहिए। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये भी अपने 10th क्लास में पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ते हैं आप बड़े अच्छे ढंग से। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। जैसे एयर के साथ कंपेयर करते हैं, लाइट एयर में से किस में जा रहा है, डायमंड में जा रहा है, लाइट एयर में से ग्लास में जा रहा है, लाइट एयर से ऑयल में जा रहा है, ये तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहला, जैसे लाइट है किससे टकराए, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल से, तो वहां क्या बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि कहां से जा रहा है, बाहर से एयर से सॉल्यूशन में जा रहा है, कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल से टकराएगा तो उसका अलग स्पीड होगा, और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल से टकराएगा तो अलग स्पीड होगा, तो चीज स्पीड से होगी। तो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, ताकि हम उन्हें पहचान सकें, आइडेंटिफाई कर सकें स्पीड से कि इन पार्टिकल से टकरा रहा है तो स्पीड इतनी है, तो इसका मतलब ये डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है, और दूसरे पार्टिकल से टकरा रहा है तब उसकी स्पीड कुछ चेंज हुई, तो इसका मतलब ये डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल है। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। ये कंडीशन है किसके लिए, टिंडल इफेक्ट के लिए। टिंडल इफेक्ट के लिए पहली कंडीशन क्या थी कि जो वेवलेंथ है, लाइट की जो वेवलेंथ है और डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल या डिस्पर्स्ड पार्टिकल का डायमीटर है, तो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का डायमीटर ज्यादा कम नहीं होना चाहिए किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड से। ज्यादा कम होगा तो वो लाइट को स्कैटर ही नहीं करेगा, हमें टिंडल इफेक्ट नहीं मिलेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, तो हमें पाथ जो है वो विजिबल नहीं दिखाई देगा हमें। दूसरी चीज, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, उसमें ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। ये होगा आपके पास, ये है कंडीशंस फॉर टिंडल इफेक्ट। ये था आपके पास टिंडल इफेक्ट। पहला क्या था, प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बतानी थी कोलाइडल सॉल्यूशन की, कम मिलेंगे ट्रू सॉल्यूशन के बजाय। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है बता रखी मैंने आपको। टिंडल इफेक्ट क्या था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन, ये टिंडल इफेक्ट हो जाएगा आपके पास। ये करना है आपको। ये आपके पास दो प्रॉपर्टी हुई, बड़े अच्छे ध्यान से देखें, इनको पढ़े, कोई चीज ना समझ में रहती है तो पूछे कि जी ये किस तरह की चीज है, इसमें क्या बताया आपने, इससे किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो तो आपको आगे मिलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी वगैरह के वो इजी है, इनसे बन ही जाते हैं। उसके बाद में आगे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो थर्ड प्रॉपर्टी, वो होगा आपके पास कलर। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है आपके पास कलर, कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर। तो कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। कलर जो है किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट के, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड के ऊपर। तो कलर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन इज डिपेंड
is depend on the wavelength of light used. wavelength of light used कि जो wavelength है लाइट का उसके ऊपर डिपेंड करेगा कलर। तो 11th क्लास में पढ़ी हमने ये चीजें, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है, ये चीजें। दूसरी चीज, और वेवलेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डिपेंड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल। और वेवलेंथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेवलेंथ इज डिपेंड ऑन साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। वेवलेंथ जो है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फिर जो पार्टिकल है उसका क्या नेचर है, उसका क्या साइज है आपके पास, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये कलर के लिए चीजें है आपके पास, ये है आपके पास कलर। उसके बाद में फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है आपके पास ब्रोनियन मूवमेंट। ये भी पढ़ा आपने 9th क्लास में। ब्रोनियन मूवमेंट, the zigzag movement of colloidal particle is known as Brownian movement। Brownian movement कहते हैं उसे। zigzag movement है किसका? colloidal particles का। कि जैसे colloidal particles हैं तो उनका ऐसे zigzag movement में ऐसे रहना, ये होगा आपके पास क्या? ब्रोनियन मूवमेंट। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल है उनका इधर उधर भागना, हर एक डायरेक्शन में उनका जाना, इधर से उधर जाना, ठीक है। मतलब एक जगह के ऊपर बैठना नहीं, ठीक है, उसे आप कहते हैं ब्रोनियन मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट की वजह से ही, ड्यू टू ब्रोनियन मूवमेंट, कोलाइडल सोल्स आर स्टेबल। ब्रोनियन मूवमेंट की वजह से कोलाइडल सोल कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स बैठ जाएंगे, बैठते ही क्या होंगे? वो प्रिसिपिटेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, एग्रीगेट्स हो जाएंगे टुगेदर, उनका साइज बढ़ा जाएगा, सस्पेंशन बना देंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की बजाय। वो तो इकट्ठे हो जाएंगे, वो तो उनका साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाएगा। फिर तो मान लीजिए एक कोलाइडल पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर है और ऐसे ऐसे 20 पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे तो कैसा होगा उनका साइज? 2000 नैनोमीटर हो गया। तो सस्पेंशन बना देंगे, मतलब नीचे बैठ जाएंगे। तो ब्रोनियन मूवमेंट है अपोजिट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का अपोज करता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का क्या करता है? अपोज करता है। जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग क्या है? कोई भी चीज है नीचे आ रही है, नीचे आके बैठ जाएगी। और ब्रोनियन मूवमेंट के अकॉर्डिंग वो चीज घूम रही है लगातार, तो नीचे नहीं बैठेगी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का क्या करता है? अपोज करता है ब्रोनियन मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट की वजह से ही कोलाइडल सॉल्यूशन की क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है। द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज ड्यू टू द ब्रोनियन मूवमेंट बिकॉज दे अपोजेस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का अपोज करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा? कोई भी चीज है ऊपर से आती हुई नीचे चीज है उसको खींच रहा है, हमारा अर्थ कह लीजिए, और वो नीचे बैठ जाएगा। अब ये कोलाइडल पार्टिकल लगातार घूम रहे हैं, वो तो बैठ तो रहे हैं, नीचे बैठ ही नहीं रहे, वो तो नीचे, वो तो लगातार इधर उधर घूम रहे हैं। तो क्या है? स्टेबल है, कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है। नहीं तो सस्पेंशन हो जाएंगे, बैठ जाएंगे एक जगह, इकट्ठे होंगे, फिर वो तो एग्रीगेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट बना देंगे, कोबलेट हो जाएंगे। वो तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी का अपोज करते हैं एक चीज। तो ये ब्रोनियन मूवमेंट जो है ना, वो इनमें मोशन जो है, ये जिगजैग मोशन है। क्यों? किस वजह से है ये? रीजन क्या है इसका कि ना ये जिगजैग मूवमेंट होता है, लगातार घूमते रहते हैं। तो दिस इज ड्यू टू दैट dispersion medium, the particles of dispersion medium strike with the dispersed phase particle। क्योंकि डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल लगातार टकराते रहते हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं अगेंस्ट विद द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के साथ डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल लगातार टकराते रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ लगातार टकराते रहेंगे, स्ट्राइक करते रहेंगे। इसलिए उनका कैसा रहता है? वो मोशन जिगजैग मोशन रहता है, वो लगातार घूमते रहते हैं, टकरा रहे हैं इधर उधर, बस वो
क्या नहीं हो रहे, इकट्ठे नहीं हो रहे, फिर बैठ नहीं रहे नीचे वो। क्यों? क्योंकि डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के साथ लगातार क्या करते रहते हैं, वो स्ट्राइक करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, टकराते रहते हैं। ये होगा आपके पास ब्रोनियन मूवमेंट। दूसरी जो स्पीड है किसकी, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल की, कोलाइडल पार्टिकल की स्पीड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी साइज एंड विस्कोसिटी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। साइज, जितना बड़ा साइज होगा, बिगर इज द साइज स्लोअर इज द स्पीड, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही उस पार्टिकल की स्पीड कैसी होगी, कम होगी। एक बार बिगर इज द साइज स्लोअर इज द स्पीड। दूसरी चीज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी जितनी ज्यादा होगी, गाढ़ापन जितना ज्यादा होगा, गाढ़ापन जितना ज्यादा होगा, विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी, उतनी स्पीड भी कम होगी कोलाइडल पार्टिकल की जाने में। वो पार्टिकल जो कोलाइडल पार्टिकल घूम रहे हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो उनकी स्पीड कम होगी क्योंकि गाढ़ापन ज्यादा है, तो हिंड्रेंस करेंगे। ठीक है, जैसे एक शहद रहता है, एक पानी रहता है, ठीक है, शहद ज्यादा गाढ़ा है तो स्पीड कम है वहां पार्टिकल्स की, पानी उसमें पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि वो कम विस्कोस है। ये चीज होगा आपके पास। तो विस्कोसिटी, साइज और विस्कोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कौन, स्पीड। जितना बड़ा साइज, बिगर इज द साइज स्मॉल इज द स्पीड। ठीक है, विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगी, हायर इज द विस्कोसिटी, लोअर इज द स्पीड, स्पीड उतनी कम होगी। साइज ज्यादा स्पीड कम, विस्कोसिटी ज्यादा स्पीड कम। ये होगा आपके पास ब्रोनियन मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पार्टिकल्स के किसके लिए, स्टेबिलिटी, कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबल कब होगा कोलाइडल सॉल्यूशन जब पार्टिकल लगातार घूमते रहेंगे, एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर के नीचे नहीं बैठेंगे। ये चीज आपके पास, ठीक है, ये करना आपको। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का अपोज करेगा ब्रोनियन मूवमेंट, इट अपोजेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये चीज होगी आपके पास। दूसरा साइज और विस्कोसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, ये भी बता दिया मैंने। ये चार करने हैं आपको, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में 4 तक करने हैं। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे होती है बस सिंपली याद रखना आपको। दूसरा आपके पास टिंडल इफेक्ट, तीसरा आपके पास कलर, और चौथा आपके पास ब्रोनियन मूवमेंट। ये हो गया आपके पास। यहाँ 4 प्रॉपर्टी और आगे है, वो आगे होंगी, लेकिन 4 प्रॉपर्टी आपको ये समझ के आपको याद करनी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह वो आगे होंगे। ये करना आपको, ये है काम आपका आज के।